नाज़रीन, जियो टीवी के साथ इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दीगर शोबों की तरह शोबा ब्लास्टिंग और पेंट दोनों शोबे जो हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। जैसे दूसरे शोबों का पाकिस्तान की तरक्की में बहुत किरदार है, बिल्कुल इसी तरह पेंट और ब्लास्टिंग का भी एक अपना रोल है पाकिस्तान के तरक्की में। मैं एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूँ आज, जिन्होंने पेंट और ब्लास्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली, इसी में काम किया और इस कदर तरक्की की कि आज वो कतर की एक निजी कंपनी में बतौर साइट इंजीनियर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ बिशारत एंथनी साहब मौजूद हैं और इनका जो बुनियादी ताल्लुक है वो मियाँ चन्नू अमृत नगर से है। बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को खुसूसी टाइम देने के लिए। बताइएगा, ब्लास्टिंग और पेंट जिस तरह पाकिस्तान में दीगर शोबे जो हैं उनका रोल है, इसी तरह ब्लास्टिंग और पेंट का भी अपना एक रोल है। और जिस खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली खानेवाल की बात कर, तो खानेवाल के जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर पेंट और ब्लास्टिंग से मुंसलिक हैं। तो क्या देखते हैं आप इन नौजवानों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने इस काबिल समझा और मेरा मैसेज बहुत सारे लोगों तक जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ में एंट्री की, तो आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ माजी के कुछ हालात। चौधरी सलामत साहब के भाई थे नियामत साहब, और मेरे ख्याल में ये 70 की दिहाई थी जब इन्होंने इस फील्ड को अमृतनगर में इंट्रोड्यूस करवाया। तो तब कुछ हमारे, आप अगर 10 साल की एक जनरेशन काउंट करें तो ये तकरीबन 5 जनरेशन पीछे की बात है। तो तब फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने इस फील्ड को स्टार्ट किया। उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलता रहा। मैंने इस फील्ड को जब ज्वाइन किया तो ये बात है 2009 और 10 की। तब मैं इस फील्ड में आया और तब मुझे इस फील्ड का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अभी भी हमारे गांव की, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो 70% लोग जो हैं वो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हर किसी की यही कोशिश है कि हम फॉरेन में जाके काम करें या गल्फ में जाके काम करें। तो एक एक एजुकेशन लेवल है, उस एजुकेशन लेवल से नीचे का जो तबका है, जो वो नौजवान जो एजुकेशन बेस पे तो कहीं जॉब नहीं ले सकते, लेकिन इस बेस के थ्रू वो एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं या कर रहे हैं। और इसी फील्ड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिसके साथ उन्होंने अपने गांव का नाम भी बहुत ऊपर तक लेके गए। तो आप बताइएगा कि पेंट और प्लास्टिक का पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार क्या है? सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ रेमिटेंस की। हम कंट्री की बात नहीं करते हैं, हम अपने विलेज की बात कर लेते हैं। तो विलेज में अगर सपोज हमारे 10 लड़के बाहर काम कर रहे हैं तो वो महीने का अगर 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आप ये सोचे कि उनकी फैमिलीज के पास में इसी गांव में 10 लाख रुपया आ रहा है, 10 लाख है, और उसके ऊपर 12.5 लाख रुपया बनता है। अब 12.5 लाख रुपया वो घर में आएगा तो जाहिर सी बात है उनके घर वाले सब्जी खरीदेंगे, दुकान पे जाएंगे, तो पूरी मार्केट में बिजनेस रन हो। इसी तरह जब रेमिटेंस बाहर के कंट्री से पाकिस्तान में आती है तो वो सारा पैसा बाहर से पाकिस्तान में आता है, तो वही पैसा जो है वो फिर आगे यूटिलाइज होता है या सर्कुलेट करता है। आप इसे अंदाजा लगा लें कि अगर आपके गांव में से 100-200 लड़का बाहर है, तो लाजिम सी बात है कि हर मंथ में इतने पैसे तो गांव में आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ के बिजनेस भी चलते हैं। तो बाहर से जितना भी पैसा यहाँ पे आएगा तो पूरे पक्ष हमारे गांव के लिए फायदा है, वही पैसा यहाँ पे चलता है। अब ये एक चेन है, वही पैसा आप यूज कर रहे हैं, भले मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, अगर मेरे पास वो पैसा नहीं होगा तो मैं आपसे वो चीज नहीं ले पाऊंगा। तो इस तरह से कंट्री की हेल्प होती है, इसी तरह से हमारे गांव में काम चलता है, या हमारे रिश्तेदार या हमारी फैमिलीज या हमारे पास के रहने वाले लोग। तो इसी तरह से ये चेन और ये सर्कल चलता है। फॉरेन कंट्रीज में ब्लास्टिंग और पेंट का काम करना कितना आसान है? फॉरेन कंट्रीज में ब्लास्टिंग देखें,
अभी मैंने अभी आपको पीछे से 5 जनरेशन पहले की बात बताई, तो 5 जनरेशन पहले की बात अगर आपको उस बात पे गौर करें तो तब इस बारे के इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब मैंने इस फील्ड को चूज किया तो तब मुझे लगता था महज ये सिर्फ एक रंग का काम है या इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं इसमें गया, अब इसमें जब मैं गया तो मैंने चीजों को देखा, तो तब मुझे पता चला कि ये बेसिकली चीज क्या है। तभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आया कि नहीं, इसमें बहुत सारा नॉलेज है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप घर से उठो और सुबह काम के लिए चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो अभी जिस तरह से एडवांस दुनिया चल रही है, हर चीज में आप अपग्रेड कर रहे हैं, हर चीज को अपग्रेड हो रही है, हर चीज में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, हर दिन पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान में है इसका काम या फिर फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा देखिए बेहतर? बेसिकली सेफ्टी के हवाले से बताएं कि सेफ्टी के हवाले से सेफ्टी के लिहाज फॉरेन से कंट्रीज में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को फॉरेन कंट्री के साथ अगर आप मुआवजा करें तो आप क्या देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेम है। कुछ भी आप काम किसी भी प्रोजेक्ट्स में जाके करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स है। आप कुछ भी कोई भी एक काम स्टैंडर्ड के बिना नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं ट्रैफिक की। हमारे मुल्क में ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन सभी हैं। एक आदमी बाइक पे निकलता है, उसने हेलमेट रखा है लेकिन साथ में लटका है, लेकिन जब वो पुलिस को देखेगा फिर हेलमेट पहनेगा, लेकिन हेलमेट है उसके पास। हेलमेट है। क्यों इसलिए पहनेगा कि मोटरवे पुलिस ने या ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया तो उसका चालान करेंगे। अब जब चालान करेंगे तो उसको इस बात का डर है कि मेरा चालान है, लेकिन वो घर से निकलते वक्त ये नहीं सोचता कि हो सकता है मेरी बाइक स्लिप हो जाए और मेरे सर पे चोट लग जाए। बाहर के कंट्रीज में और यहाँ में सिर्फ ये डिफरेंस है, वहां किसी से डर के काम नहीं किया जाता है। वहां वो काम रूल्स है तो उसको फॉलो करना ही करना है, लेकिन यहाँ रूल्स है लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं किया जाता। तो रूल्स जहाँ पे, और तब तक वो रूल्स कुछ नहीं कर सकता, आपकी सोसाइटी को, आपके सोशल स्टेटस को अपग्रेड नहीं कर सकता जब तक कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। फॉलो नहीं करते। रूल्स अच्छा, तो है लेकिन वो पेपर्स में, जब तक हम उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम उस पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। इंटरनेशनल सतह पर आप इस शोबे को मुतारिफ भी करवा रहे हैं और इस शोबे में काम भी कर रहे हैं। जी जी। तो चूंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आपके पास तालीम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी काबिलियत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप काबिल हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पे अच्छी जॉब कर सकते हैं। जी लेकिन बाहर के ममालिक में काम करते वक्त हमें तालीम की यकीनन ज़रूरत पड़ती होगी। एग्जैक्टली। आप मुझे बताइएगा कि तालीम कितनी ज़रूरी है अगर इस पेशे में आने के लिए, इस काम को करने के लिए, सीखने के लिए, अच्छा कैरियर बनाने के लिए? देखिए तालीम एक, आपने भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है, तालीम जो है एक शख्सियत का, एक पर्सनालिटी का जो है ना, वो एक तरह का जेवर है जो इंसान को पॉलिश करके उसको अच्छा बना देता है। लेकिन काम करने के लिए, टेक्निकली आपको काम करने के लिए अच्छी सोच, अच्छा दिमाग और इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आप, दो ही चीजें हैं जो इंसान को काबिल बनाती हैं, एक या तो डर और दूसरा शौक। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो या तो आपको डंडे से करवाया जाएगा कि ये काम करो, आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक काम है जो आप शौक से करते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी सोल सभी उसमें आपको पार्टिसिपेट करती है और आपको एक एनर्जी देती है कि नहीं इसमें मुझे बढ़ना है आगे। इसी तरह काम कुछ भी है, अभी आप हिस्ट्री में चेक कर लें, इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे नौजवान भी देखे होंगे लेकिन पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन क्या, सबसे पहले आपको एक रास्ता तलाश करना है कि मुझे कहाँ जाना है। इसी तरह हमारी सोसाइटी है, इसी तरह हमारा गांव है। जब हम अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, जब हम अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, तो सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ आता है आपने और यकीनन तभी आप कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हैं, कुछ नया इनकलाब ला सकते हैं, कुछ चीजों को अट्रैक्ट करके उनको अपने साथ मिला सकते हैं कि नहीं यही वो रास्ता है। अभी अपना गांव भरा हुआ है ब्लास्टर पेंटर्स से, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात करता हूँ वैसे लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो इसमें बड़े बड़े नाम हैं, मेरे से सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं उन्हें उस्ताद भी कहता हूँ, मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाए, जिन्होंने मुझे इस काम में लगाया,
लेकिन क्या है, वो लोग सिर्फ एजुकेशन की वजह से नीचे रह गए। अब मैं इसी चीज को लेकर, अभी लोग अभी भी अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या है, हम उसको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा टॉनिक बना सकते हैं कि जिससे वो भी कम से कम इतना हो कि एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकें, गल्फ में जाके काम कर सकें या फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी में जाके काम। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं उन लोगों तक वो नॉलेज की बात लेके जाऊं ताकि वो उस चीज को सीखें, लर्न करें और आगे बढ़ें और चलती हुई दौड़ में शामिल हो सके। आप कितने सालों से इस शोबे से वाबस्ता हैं? मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं 2010 में इसमें आया था, यानी तो कि अभी आप लोग लेकिन उससे पहले जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने 2007 से स्टार्ट किया था, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, अटक ऑयल रिफाइनरी से। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, तभी कुल मिला के कुछ 15-16 साल हो गए। 15-16 साल आपका तजुर्बा है। तो आपने पाकिस्तान में भी काम किया है? जी, मैंने पाकिस्तान से अब बाहर आप काम कर रहे हैं और एक ऐसे होते पर फायज हैं जहां हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो आपके अंडर काम कर रहे होंगे। तो आपने अपनी कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए या अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? गाँव के डेवलपमेंट के लिए मैंने आपसे पहले भी गोशा गुजार किया था कि मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ पे भी कतर में भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, अपनी कंपनी में भी, और गांव में आके जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो यहाँ भी लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ। अभी कल भी आपने सुना होगा और देखा होगा, कम से कम वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ पे भी बहुत सारे नए नौजवान। मेरा मेन, देखिए, एक अंडर मैट्रिक है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं देती। अंडर मैट्रिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो बंदा सिर्फ इतना जानता है कि वो पढ़ना लिखना थोड़ा जानता है। अगर आप उसको थोड़ा पॉलिश कर दे तो क्या उसका हक नहीं है कि वो एक अच्छी जॉब कर सके? बिल्कुल। अभी आपका एक ब्लास्टर यहाँ से जाता है, अगर वो बहुत मिनिमम सैलरी पे भी जाए तो कम से कम मिनिमम सैलरी भी 1000 रियाल अगर आप पाकिस्तान करेंसी में देखें तो वो 60,000 बनती है। तो प्लस में ओवर टाइम करे तो 1 लाख कमा लेगा। अब 1 लाख रुपया वो बंदा कमा रहा है जो कि अंडर मैट्रिक, जबकि एक पढ़ा लिखा यहाँ रह के पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं कमा सकता। तो अगर हम इन लोगों को, अगर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टाइम जॉबलेस रहेंगे, तो मेंटेलिटी उनकी क्या होगी, किस तरफ वो अट्रैक्ट होंगे? जिंदगी से मायूस होंगे, बुरे कामों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। उससे बेटर ये है कि उनको एक अच्छा आइडिया दिया जाए, उनको एक अच्छी राह दिखाई जाए। सब लोग करते हैं। मैसेज क्या है, प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, मैसेज क्या है नौजवान नस्ल के लिए? नौजवान नस्ल के लिए मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि जो टाइम आपके गुजार दिया वो वापस नहीं आने वाला। वक्त की कदर करनी सीखो। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वैसे तो रोजगार मुहैया करने वाली अल्लाह ताला की पाकज़ात है, लेकिन आपने कितने नौजवानों को मौका दिया जॉब के लिए? देखिए, मैंने बहुत सारे, अभी 2017 में, 17 था, 18 और 19 की बात है, तब मैं 150 लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दे के लाहौर लेके गया था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ एक कंपनी में इंटरव्यू था, तो वहाँ उन 150 लोगों में से जिनमें बहुत सारे काम करते थे, देखिए हमारे गांव का अलमिया ये है कि हमारे ज्यादातर लड़के पढ़े लिखे ना होने की वजह से इंटरव्यू में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो बाहर के कंट्रीज में जब जॉब करते हैं तो वहाँ सिर्फ ना तो पंजाबी होता है और ना ही उर्दू बोलने वाले होते हैं। वहाँ इंडियंस होते हैं, श्रीलंकन होते हैं, बंगालीज होते हैं, नेपाली होते हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं। मैं मैकडोमोड में काम करता था। मैकडोमोड में तब उस वक्त जो सुनने में आ रहा था, जो हमें अपने एचआर से पता चला, 26 कंट्रीज के लोग काम करते थे। उनमें बहुत सारे लोग मेरे पास भी काम करते थे। वहां पे मैं सुपरवाइजर था। तो कहने की बात यह कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, काम तो एक अलग चीज है, लेकिन कम्युनिकेशन जब तक आप बोलोगे नहीं, आप किसी को बता नहीं सकते, किसी का आंसर नहीं दे सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, कैसे? सबको तो पंजाबी बोलनी नहीं आएगी। तो वहां हमें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं मैं कहता कि मैं किसी को कुछ डिग्री करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं
कि उनको इस काबिल बना दें ताकि वो वहां जाके काम कर सके, अपनी टेक्निकली लैंग्वेज बोल सके। सही। तो अच्छा। उसी मोटिव पे मैं काम कर रहा हूँ। और अभी पहले मैं अकेला था, फिर कुछ और लोग मिले, कुछ और, अभी काफिला बढ़ता जा रहा है। अभी मेरे जो फ्यूचर्स प्लान है, अभी मैंने एक बुक लिखी है इसी काम पे, जो लोगों की सपोर्ट कर सकेगी। लोग पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लोग पढ़ें। और वो उर्दू में होगी सिंपली। अभी मैंने इंग्लिश में लिखी है तो उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा उर्दू में। तो उर्दू में करने के बाद सब आम लोगों तक ये पहुंच तो वो जाएगी, जो वो बुक पढ़ आपने कर। लिखी है वो किस अनुमान पर मबनी है? वो सिर्फ मेरी फील्ड पे है, ब्लास्टिंग फील्ड ब्लास्टिंग में, और पेंट पेंटिंग में। में। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है, वो पेंट के बारे में तो डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैंने खुद भी इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि ब्लास्टिंग को लोग नहीं जानते कि ब्लास्टिंग बेसिकली है क्या चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अब इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं वो कम से कम उनको ये तो पता हो कि ब्लास्टिंग बेसिकली है क्या चीज़। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग देखें, एक जॉब है। एक तो ब्लास्टिंग तो एक तरह का, ब्लास्ट बोले तो इंग्लिश वर्ड है, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू में तो धमाके को बोलते हैं। धमाके। ब्लास्ट से ब्लास्टिंग, यानी ब्लास्टिंग, धमाके हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये कुछ और है। इसमें ये एक बहुत ही टेक्निकल, मैकेनिकल की एक फील्ड है। इंजीनियरिंग तीन तरह की है बेसिकली, जो मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद आगे आप कौन से में आप स्पेशलाइज करते हैं तो उस इंजीनियरिंग में चला जाएगा। लेकिन बेसिकली तीन टर्म्स यूज की जाती हैं। अब इसमें ये आती है अंडर मैकेनिकल की। अंडर मैकेनिकल। तो ये डिपार्ट हमेशा मैकेनिकल डिपार्ट के ही बीच में होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे भी मेटल है, कुछ एमएस है या कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जंग आ जाता है, जांगलूद हो जाता है। ठीक है। जंग। एक्चुअली वो उसकी बीमारी है और वो ही लोहे की जिंदगी ले जाती है। तो बेसिकली ये हमारा क्रोजन डिपार्ट होता है जो इसको रेक्टिफाई करता है और इसकी प्रिपरेशन करके देन उसके बाद हम उसकी मेडिकेशन करते हैं पेंट के थ्रू। पेंट उसकी मेडिकेशन है जो उसकी लाइफ को सेव करता है। सेम इसी तरह जैसे हम अपनी बॉडी में वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है उन बीमारियों से। वो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है, जैसे कोविड की वैक्सीन है वो कोविड से प्रोटेक्ट करती है फ्यूचर में। इसी तरह हम मेटल की प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर वैक्सीनेशन, कह सकते हैं कि उसको वैक्सीनेशन करते हैं पेंट के थ्रू। सही है। बेसिकली तो वो जो ये काम है। बेसिकली जंग होता है वो Exactly. ब्लास्टिंग के थ्रू खत्म किया जाता है। उसको साफ किया जाता है। ठीक है जी, जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बिशारत साहब बहुत शुक्रिया। आपने पेंटिंग और ब्लास्टिंग के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मुहैया की। यकीनन जो हमें देख रहे हैं लोग वो मुस्तफ़ीद होंगे इस इन्फॉर्मेशन से और आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए से बहुत कुछ सीख सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसहाक जावेद को आज के मेहमान बिशारत एंथनी साहब के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।